कक्षा 7 के विद्यार्थियों, अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात में हम अब आगे देखते हैं कि पवन की धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पवन का उत्पन्न होने का कारण ही यही है कि पृथ्वी असमान रूप से गर्म होती है। मतलब कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं पर कम गर्मी पड़ती है, और उसकी गर्म होने की तरह भी अलग अलग होती है। कहीं पर वो जल्दी गर्म हो जाती है, कहीं पर धीरे धीरे गर्म होती है। तो इसी कारण पवन की धाराएं हैं जो उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम देखेंगे भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इस क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। भूमध्य रेखा कौन सी है? हमारी जो विषुववृत्तीय रेखा है, जो हमारी पृथ्वी से बीचों बीच से पसार होती है, ठीक है, तो वो हमारी भूमध्य रेखा है। और वहाँ पर सूर्य के किरण सीधे पड़ते हैं, इसीलिए यहाँ की पृथ्वी का जो सपाटी है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। इन क्षेत्रों की सारी वायु जल गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। और हमने आगे के पाठ में पढ़ा था और कक्षा 6 में भी पढ़ा था कि जैसे ही पृथ्वी की वायु गर्म होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, उसकी खाली जगह लेने के लिए ऊपर से नीचे की ओर वायु आ जाती है। तो इस तरह से हवा चलती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 अंश सेल्सियस डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील करती है। यहाँ पर क्या है? तापमान कम है, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ ये जो मकर वृत्त है और ये जो कर्कव वृत्त है, यहाँ पर तापमान कम होता है। यहाँ पर ज़्यादा ताप पड़ने से यहाँ की हवा क्या होती है? ऊपर की ओर गति करती है। तो यहाँ दोनों ओर की जो हमारी 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी है, वहाँ से पवन कहाँ की ओर आती है? विषुववृत्तीय प्रदेश की ओर आती है, और इस तरह से हवा चलती है। गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण की ओर से मतलब ये हमारी पृथ्वी है, बीच में हवा गर्म हो जाने से ऊपर चली जाती है। तो यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण से हवाएं किधर की ओर चलती है? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अंश से अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। अब जो ध्रुव प्रदेश है, कौन सा वाला? जो हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर उत्तर ध्रुव है और नीचे दक्षिण ध्रुव है। तो वहाँ की जो वायु है, वहाँ की जो वायु है वो ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 अंश तथा 60 अंश अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 अंश अक्षांश में से 60 अंश अक्षांश की ओर होगा। 30, ठीक है। 30 की ओर से कहाँ पर होगा पवन? 60 की ओर। क्यों? क्योंकि 60 अक्षांश वाली जो हवा है वो गर्म हो जाती है जल्दी से और वो ऊपर की ओर चली जाती है। यहाँ की जगह खाली हो जाती है, तो ये खाली जगह लेने के लिए 30 अंश अक्षांश की ओर से वायु जो है वो 60 की ओर बढ़ती है। समझे आप लोग? 2 बार सुनिएगा तभी समझ में आएगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर और दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। देखिए, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि पृथ्वी जो होती है वो असमान रूप से गर्म होती है। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वो हवा भी उस ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और उसकी ठंडी जगह लेने के लिए वायु जो है उधर बढ़ती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल और जल के बारे में तो हमने ऊष्मा वाले पाठ में अध्याय 4 में हमने पढ़ा था
कि समुद्र और थल समीर और समुद्र समीर के बारे में हमने पढ़ा था। ग्रीष्म काल में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। ठीक है ना, गर्मी की जो ऋतु होती है उसमें जो थल है, जो भूमि होती है, वो जल्दी से गर्म हो जाती है और पानी जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बढ़ती है। यह मानसूनी पवन कहते हैं, उसे मानसूनी पवन कहते हैं। कौन से? मानसूनी। क्यों? तो थल जल्दी गर्म हो जाता है दिन के उजाले में सूर्य प्रकाश की ओर से, और इसीलिए वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने से वहाँ की जगह जो होती है वायु वो खाली हो जाती है। उसकी जगह लेने के लिए समंदर की वायु जो होती है वो बाहर थल की ओर बहती है। तो उसको कौन सा समीर कहते हैं? उसको थल समीर कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी समुद्र मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? यह थल विशेष रूप से राजस्थान से मरुस्थलों की असमान तापमान से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। यह मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जल वाष्प लेकर आता है। आपको पता है कि समंदर गर्मी की ऋतु में यह जो राजस्थान है, यह राजस्थान है। ठीक है, हम इसको राजस्थान मान लेते हैं। यह राजस्थान है। तो राजस्थान में क्या होता है? ग्रीष्म में रेत बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्म होकर उसकी हवा ऊपर की ओर उठ जाती है। तो वहाँ की खाली हवा स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से पश्चिम ऋतु में से पश्चिम जो हमारा अरब सागर है उधर से उसके खाली स्थान लेने के लिए हवा राजस्थान की ओर चलती है। उसे मानसूनी या मानसूनी पवन कहते हैं। ठीक है, और मौसमी पवन जो होते हैं वो अपने साथ क्या लाते हैं? बादल लाते हैं, क्योंकि वो महासागरों से आते हैं तो अपने साथ बादल लाते हैं और इसी कारण हमारे यहाँ बारिश गिरती है। फिर यह है शीतकाल के बादल। शीतकाल में थल और जल में आसमान तापमान के कारण पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। यह शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। ठीक है, शीतकाल में वर्षा कम होती है या तो बिल्कुल नहीं होती हमारे यहाँ। तो शीतकाल में कहाँ से पवन आती है? शीतकाल में जो है वो हिमालय की ओर से आती है। देखो ये नक्शा, देखो नक्शा भी पाड़ना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमारे यहाँ गर्मी आने से पहले हवा ऊपर की ओर चलती है, बराबर, हिमालय की ओर। कहाँ से? समंदर की ओर से। और शीतकाल में कहाँ से आती है? हिमालय की ओर से समंदर की ओर हवा चलती है। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात वह थल से समुद्र की ओर बहती है। समुद्र से अपने आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। मैंने आगे समझा दिया है। ठीक है, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। तो ठीक है, गर्म मानसून हवाएं जो समुद्र की ओर से आती है राजस्थान में ज़्यादा गर्मी होने के कारण, तो वह अपने साथ क्या लाती है? वर्षा लाती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज भी हमारे देश में सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और सभी जगह पर नदी भी नहीं है। तो हमारे किसान भाई जो है वो नॉर्मली बादलों पर वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। आपके पास अगर कोई गीत हो तो उसको गाकर अपने भाई बंद के साथ सुनाएं या अपने मम्मी पापा को भी तो सुनाएं। ठीक है, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल,
खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। आपको पता है बादल जो होते हैं वो उमड़ घुमड़ कर आते हैं, मानसून की ऋतु में आते हैं और बूंदों को बरसाते हैं बादल। बिजली भी चमकती है और खेतों को लहलहाते हैं बादल। और सागर से आए हुए बादल वापस नदियों से बहकर सागर में ही मिल जाते हैं, ऐसा इस कविता में कहा गया है। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती, ये तो हमें पता है, क्योंकि बहुत सी जगह पर अब पानी भर जाता है जिसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और माता पिता से वर्षा से संबंधित समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं आती है। इससे मनुष्यों और जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।